नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आपके बीच आ गए हैं अपनी खास पेशकश के साथ, और जिसमें हम आपको प्रदेश के साथ साथ देश की उन तमाम खबरों से अवगत कराएंगे और कोने कोने की हर एक खबर तक आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ, जहां राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट ने एक बड़ा घटनाक्रम अब सामने आया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, ये घटनाक्रम उस समय हुआ जब चढ़ावे से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले की जांच जारी है और इस्तीफों के बाद विपक्ष ने बीजेपी और ट्रस्ट पर तीखे सवाल भी उठाए हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए यहाँ पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी पूरे ट्रस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की कराने की मांग उनकी ओर से की गई, तो वहीं समाजवादी पार्टी और समेत विपक्षी दल जो है वो पूरे तरीके से बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। चलिए हमारी इस खास पेशकश के माध्यम से हम जानते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर क्या कुछ विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चल रही एसआईटी जांच के बीच शुक्रवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। संत समाज के विरोध और विपक्ष की तरफ से ट्रस्ट पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी मामले में सोमवार को एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इसके बाद गुरुवार को एफआईआर दर्ज हुई और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई। अब इन दोनों इस्तीफों को उसी जांच से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की खबर आई, उधर विपक्ष को अपने आरोपों को सही साबित करने और बीजेपी के साथ साथ ट्रस्ट पर हमला बोलने का नया मौका मिल गया। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि सिर्फ 2 लोगों के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे ट्रस्ट पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसे भंग किया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के इस्तीफे की मांग कर दी। देखिए, चंपत राय के इस्तीफे से क्या होगा मुझे बताइए। एक एसआईटी की स्थापना की, एसआईटी ने एक रिपोर्ट दिया, ये छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट कर दिया। पूरे जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। और जो जिम्मेदार है सिर्फ छोटे लोग जिम्मेदार है। इतने महीनों से सालों से चोरी चल रही है राम के मंदिर में और ट्रस्ट को पता नहीं। अखिलेश यादव जी ने पहली बार ये मुद्दा उठाया, तब जाकर हाहाकार मच गया। चंपत राय को भी मालूम था, अनिल मिश्रा को मालूम था क्या चल, सब उनके ही तो चेले हैं, नोट गिनने वाले और सब कुछ माल लेकर जाने वाले उनके चेले हैं। तो पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करना चाहिए और पूरे ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च करना चाहिए। राम मंदिर चंदा चढ़ावा में जबरदस्त चोरी हुई है। वहां पर भगवान राम का मुकुट, भगवान राम की माला, उनकी चरण पादुका और सोने और हीरे की ईंटें सब चोरी हुई हैं। ये बहुत बड़ा महापाप हुआ है। इसमें जांच हुई और जांच के बाद एफआईआर दर्ज करी गई है, लेकिन एफआईआर में चंपत राय का नाम नहीं है जो कि मुख्य मुलजिम है, लेकिन सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। अब चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस बात की जांच हो कि चंपत राय किसके आदेश पर, किसके कहने पर ये चोरी करने का काम कर रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार अयोध्या गए हैं, ये बताएं कि वो इतनी बार अयोध्या क्या करने गए थे। और जब राम मंदिर में चोरी हुई है, जो आभूषण चोरी हुए हैं, उसके लिए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री भी दोषी और जिम्मेदार हैं। हम लोग ये मांग करते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चंपत राय की तरह इस्तीफा देना चाहिए। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया तो गंभीर बात है। अभी तो एफआईआर शुरू हुआ है, मेन मछली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। अब मेन बड़ी मछली अगर पकड़ा गई तो ये जांच की आंच मेन स्ट्रीम तक जाएगी, बड़े बड़े लोग बक्से नहीं जाएंगे। अखिलेश जी तो यही कर रहे हैं ना। भाई बचाना क्यों चाह रहे हो?
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी नहीं बकसने वाले लोग हो तुम लोग को कोई धर्म से कर्म से मतलब नहीं है, तुम्हारा एक ही कर्म है, चंदा खाओ चंदा खिलाओ। विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना जरूरी था। ये जो घोटाला है ये किसी लाला जी की दुकान में चोरी नहीं हुई है या किसी बिजनेसमैन की फैक्ट्री में चोरी नहीं हुई है, ये आस्था की लूट हुई है। इसमें एक इस्तीफा दो इस्तीफा ये कोई मायने नहीं रखता, इसकी तह में जाना पड़ेगा। और ये 10, 5, 20 करोड़ का मामला नहीं है, 100-200 करोड़ का मामला नहीं है, ये तो हजारों करोड़ का मामला है। तो किसने ऐसा पाप किया उसका पर्दाफाश होना चाहिए। इस कांड की जांच निष्पक्ष रूप से होगी, तो निष्पक्षता के लिए इस्तीफा जरूरी था। उन्होंने उस पद पर रहते हुए बिना किसी अभी आरोप उनके ऊपर लगे हुए, जांच में बिना कुछ कोई स्पष्ट प्रमाण मिले बिना उन्होंने जांच में सहयोग किया, उन्होंने इस्तीफा दिया। जांच हो रही है और चूंकि अभी जब तक मामला इन्वेस्टिगेशन में है, इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा। एसआईटी जैसी एक बड़ी संस्था इसकी जांच कर रही है, तो जो जांच में निष्पक्षता से हो रही, जिसमें जो सही होगा वो होगा। वरिष्ठ अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने भी दोनों के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जांच की पारदर्शिता और मजबूत होगी। तो ये उनका जो है वो जो कदम है ये प्रशंसनीय है, क्योंकि त्यागपत्र दे ही देना चाहिए था। जिसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगा है और उस ट्रस्ट के ये प्रधान कार्यकर्ता कर्ता ट्रस्टी रहे हैं, तो अब जो है वो निष्पक्ष जांच होने में किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए। जहां विपक्ष ने इस्तीफे पर बीजेपी पर हमला बोला, वहीं राम मंदिर विवाद में मुस्लिम पक्षधर इकबाल अंसारी ने इस्तीफे का विरोध किया और कहा कि जांच पूरी होने से पहले चंपत राय को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। देखिए, सवाल हमारे अयोध्या का है। चंपत राय जी जो है ट्रस्ट के हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी तो जांच चल रही है। अगर जांच में जो है कोई बात सामने आती तभी उनको इस्तीफा देना चाहिए था। अभी उनका इस्तीफा देना उचित नहीं था, हम तो यही मानते हैं, क्योंकि अयोध्या है, भगवान राम की नगरी है। अगर किसी कर्मचारी ने गलत किया है तो उसकी सजा चंपत राय जी को नहीं मिलनी चाहिए। हमारी तो यही मांग है कि जब जांच पूरी हो जाती है तो इस्तीफा देते या बने रहते। अभी उनका ये इस्तीफा जो है मंजूर नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही या दोष पाए जाने पर कार्रवाई होगी और जांच पूरी तरह पारदर्शी होगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी है या फिर एसआईटी जांच की आंच ट्रस्ट के शीर्ष पदाधिकारियों तक पहुंचने लगी है। राम मंदिर सिर्फ आस्था का विषय नहीं बल्कि देश की राजनीति का भी बड़ा केंद्र रहा है। ऐसे में चढ़ावा चोरी मामले में हुए ये इस्तीफे आने वाले दिनों में सियासत को और गर्मा सकते हैं। अब सबकी नजर एसआईटी के अगले कदम पर टिकी है, क्योंकि वही तय करेगी कि यह मामला सिर्फ चोरी तक सीमित रहेगा या फिर इसकी राजनीतिक गूंज और तेज होगी। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जो नया मोड़ आया है उसमें एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर अयोध्या कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कहीं रहा जब भीजिन दिन का है, समझो हमें अभी तक नहीं पता चला ये बात। मैं अकेले कैसे दोषी थे जब वहाँ और कर्मचारी थे और बड़े बड़े लोग हैं या पूरी कमेटी है, तो अकेले ही चोर हो सकता है। इसमें गलती तो अब जो सामने आओ सबकी गलती, जिनके नाम आते हों उनको सबकी गलती। हाँ, छोटे कर्मचारियों को भेजा गया, बड़े कर्मचारियों को कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। तो इस्तीफा दे दिए, कुछ कर दिए, वो अपना बचे टाइम उसे मतलब उसको सरकार जाने, कमेटी जाने या जांच जाने। हम क्या चाहते हैं, जो हम यही चाहते हैं कि अगर जिन्होंने गलती की हो उसको मतलब दंड नहीं किया जाए।
बड़े लोगों को हमेशा बचे हैं, आज ही नहीं, क्योंकि कई बारों से ऐसा पेपर और मतलब उसमें निकला था। राम मंदिर चोरी प्रकरण में अब नया मोड़ आ गया है। एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद में परसों बृहस्पतिवार को 8 लोगों पर नामजद जो है FIR हुई है। FIR के बाद कल पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुहर्रम की छुट्टी के चलते पुलिस ने अभी रिमांड पर नहीं लिया है। हालांकि जब सोमवार को पेशी होगी तो उस दौरान पुलिस अपना प्रयास करेगी कि उन लोगों को रिमांड पर ले और जो भी चोरी से जुड़े व्यक्ति हैं उनसे और भी पूछताछ हो। और अगर इसी मामले की बात की जाए तो जो 8 में नाम है कि लौकुश मिश्रा के बाबा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि छोटी मछली को फंसाया गया है और बड़ी मछली को छोड़ा गया है। यानी अगर साफ तौर पे देखा जाए तो उनका कहना है कि जो बड़े अधिकारी या पदाधिकारी थे मंदिर तीर्थ क्षेत्र के, उनको छोड़ करके बल्कि छोटे जो कर्मचारी थे उनको फंसाया गया है। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। इसी बीच अयोध्या दौरे पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन उन्होंने बीते कल किए थे, जहां दर्शन के बाद उन्होंने भाजपा और उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी तीखा हमला बोला। बिल्कुल निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने महाराज कहकर संबोधित करते हुए ये दावा भी किया कि उन्हें पद से हटाने की साजिश रची जा रही है और जनता से उनका साथ देने का अपील किया गया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। राम नगरी अयोध्या, जहां आस्था के साथ अब सियासत भी चरम पर है। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्तर प्रदेश सरकार और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि FIR केवल दिखावा है, सिर्फ छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि असली जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और यहां तक कि फांसी की सजा की मांग भी की। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं, महाराज जी, ये जो चंदा चोर हैं, ये आपको भी हटाने का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी भी कुर्सी के पीछे पड़े हैं। आप महापाप करने वालों का साथ क्यों दे रहे हैं? मेरा जो संघर्ष है कि जो चंदा चोर हैं उन लोगों को, इन राक्षसों को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए, इसमें मेरा साथ दीजिए, इन महापापियों का साथ मत दीजिए। नैतिकता, इनकी नैतिकता, इस्तीफे, ये तो बड़ा आसान है। मैंने 1 पैसे का चोरी नहीं की थी, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया, मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, सबको जेल भेज दिया। जिन लोगों ने महा डकैती कर दी प्रभु श्री राम के घर में, उनके क्या इस्तीफे से खुशी मनाई जानी चाहिए? पहली चीज तो उनको सरेआम फांसी पे चढ़ाना चाहिए, और दूसरी चीज उनके ऊपर वालों को कौन करेगा? ये तो केवल जरिया थे। मैंने कहा इस पूरी लूट का पैसा पहुंचा कहां है? क्या इनके घरों में है या इन्होंने कहीं और डिलीवर किया? इनकी पूरी लूट का पैसा किसके पास है? बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राम भक्ति नहीं बल्कि राजनीति करने अयोध्या आए। उनका कहना है कि सरकार और SIT अपना काम कर रही है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। देखिए, ये वो सब राजनीतिक मेढक हैं जो फुदक फुदक के बाहर आ रहे हैं। इनसे कभी पूछे, जब राम मंदिर बन रहा था या राम मंदिर बनने के बाद आप कितनी दफे मत्था टेकने गए थे? तो इसलिए इन लोगों क्या बोलते हैं इस पे ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, SIT कर रही है, ट्रस्ट के कहने पर SIT अपना काम कर रही है। वहां पे 8 जनों को गिरफ्तार किया गया है और कार्रवाई चल रही है। आस्था के सबसे बड़े प्रतीक राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब कानून के साथ साथ राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक ओर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या जांच बड़े चेहरों तक पहुंचेगी या सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित रहेगी। आने वाले दिनों में इस मामले की जांच और राजनीतिक बयानबाजी दोनों पर देश की नजर बनी रहेगी। अयोध्या का यह मामला पूरा सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। निकिता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के
साथ अजहर खान जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, अगर बात की जाए अयोध्या की तो इस समय ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। कल चंपत राय ने भी इस्तीफा दे दिया, उसके बाद अब क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जो ट्रस्ट है उसने एफआईआर दर्ज कराई है। 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है और इसको लेकर देखिए तमाम 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जुडिशल कस्टडी में 3 दिन के लिए जेल भेजा गया है। देखिए जिस तरीके से ये जो 8 नाम इसमें शामिल हैं, इसमें टिन्नू यादव है, मनीष यादव है, लवकुश मिश्रा है और इसके अलावा अविनाश शुक्ला है, अनुकल्प मिश्रा है और भी एसबीआई बैंक के कई कर्मचारी शामिल है। कुल 8 लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। देखिए टिन्नू यादव की बात की जाए, उसकी भूमिका अहम मानी जा रही है क्योंकि वो चंपत राय जो कि ट्रस्ट के महासचिव हैं उनका ड्राइवर है और मनीष यादव जो कि टिन्नू यादव का भतीजा है। इन लोगों की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है और ट्रस्ट के लोग हैं उन पर लगातार बयानबाजी कर रहा है कि जो बड़े लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है, छोटे कर्मचारी हैं उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही है और उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। देखिए इससे पहले भी दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जो है वो अयोध्या दौरे पर पहुंचे और उन्होंने कई तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने भी यही कहा कि एफआईआर तो सिर्फ महज एक बहाना है छोटे लोगों को फंसाने के लिए, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि महाराज जी इन तमाम लोगों की नजर आपकी सीट पर भी है और आप क्यों इनका साथ दे रहे हैं। इस तरीके की बात अरविंद केजरीवाल ने कही और सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं देखिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो भी लगातार एसआईटी को लेकर सवाल उठाते नजर आए और उनका यह भी दावा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो चोरी किए गए हैं जिससे जो दोषी हैं वो ना पकड़े जाए और दोषियों को बचाने का काम किया जा रहा है। उनका ये दावा है लगभग 70 सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब किए गए हैं 40 दिन में और जिस तरीके से सीसीटीवी को उन्होंने परिभाषित किया है चंदा चोरी टीवी। देखिए इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी अखिलेश यादव ने किया था और कई तरीके की बात सामने आई थी। तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, अब एसआईटी जो है उसकी भी जांच का दायरा बढ़ेगा। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को। उसके बाद देखिए ट्रस्ट के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है और अब इसकी आंच किन बड़े लोगों तक जाती है, कौन बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, क्या अब ट्रस्ट के पदाधिकारी भी उनकी भी संलिप्तता पाई जाती है, चाहे गोपाल राव की बात की जाए, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या तमाम ऐसे लोग हों। फिलहाल विपक्ष तो लगातार इन सब पे आरोप लगा रहा है क्योंकि देखिए संजय सिंह ने भी इससे पहले जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं विजय विश्वास पंत उनसे मुलाकात की और ये आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी गई थी। जांच जो है लगातार जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि इसमें और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। अजहर, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से प्रज्ञा, बिल्कुल ये पूरा मामला जो है वो सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश पे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं से सिर्फ सांगठनिक प्रशिक्षण तक सीमित न रहने की भी अपील की, तो वहीं उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों, सेवा भाव और राष्ट्रहित के सिद्धांतों को भी जीवन में उतारने की बात कही। तो गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां वो प्रशिक्षण महाअभियान का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ भी किया। आपको बता दें सेवा भाव और राष्ट्रहित पर उन्होंने जोर दिया है। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का हिस्सा है। हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उन संस्कारों से ढल करके वे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय में एक संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन प्रारंभ किया।
भारतीय राजनीति में अंत्योदय की जब हम बात करते हैं, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की नीतियों का आधार अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने स्वतंत्र भारत में सरकारों को इस बात के लिए आह्वान किया कि हमारी आर्थिक उन्नति का आधार, आर्थिक उन्नयन का जो आधार है वह ऊंचे पायदान पर खड़े व्यक्ति पर नहीं, बल्कि सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति के साथ हम अपने आर्थिक नीतियों का समन्वय करें और आर्थिक नीतियां उनके हित को ध्यान में रख करके बनाई जानी चाहिए जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है। और तब उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों के आधार को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय का एक विचार भारतीय राजनीति को प्रदान किया। वास्तव में राजनीति मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है। बिना मूल्य और आदर्श की राजनीति की स्थिति, जिसके बारे में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि वह तो एक मौत का फंदा है। अगर जो व्यक्ति बिना मूल्यों के, बिना आदर्शों के राजनीति में आया है तो अपने आप तो वह मरेगा ही मरेगा, लेकिन वह सिस्टम को भी मार डालेगा। और इसीलिए इस पूरे अभियान को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्यों और आदर्शों के से जोड़ते हुए उसे इस प्रशिक्षण के माध्यम से एक एक कार्यकर्ता के मन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मूल्य, आदर्श, ये संस्कार समाहित हो सके, इसको ध्यान में रख करके इस प्रशिक्षण महाअभियान को पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया। महानगर इकाई इस क्षेत्र में सबसे बाद में गठित हुई, इसलिए महानगर का ये प्रशिक्षण विभिन्न कार्यक्रमों के कारण आज से प्रारंभ हो रहा है। 1951 से लेकर के 1977 तक, 1980 से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का वर्चस्व चल रहा है, पूरे देश के अंदर जिन आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की है, दुनिया के अंदर किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस प्रकार की सफलता की प्रतिमान को स्थापित करना यह किसी सपने से कम नहीं। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से अब अगली खबर की बात कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे की तैयारियां जो है वो तेज हो गई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि ट्रंप के ऐतिहासिक भारत दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके लिए वो खुद भी जल्द भारत आ सकते हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए रूबियो के मुताबिक यह भी कहा गया है कि ट्रंप प्रशासन अगले साल की शुरुआत पे राष्ट्रपति के भारत दौरे की योजना पर काम कर रहा है और यह दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच में रणनीतिक रिश्ते और व्यापारिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। बिल्कुल निकिता, वहीं दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। रूबियो ने यह भी कहा कि भारत को अमेरिका का बेहद करीबी सहयोगी बताया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप रिश्तों को कूटनीतिक रूप से अहम मानते हैं और इसी के लिए ये जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके साथ ही आपको बता दें निकिता कि जो क्वाड बैठक हुई थी उसको लेकर भी इस दौरान चर्चा के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में ट्रंप का जो संभावित भारत दौरा है दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती का संदेश भी दे सकता है। बिल्कुल। और प्रज्ञा देखिए, जानकारी यह भी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आखिरी बार फरवरी 2020 पे भारत आए थे, जैसा कि आपको भी याद होगा। और उस समय उन्होंने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता से पहले उन्होंने जो है उनकी ओर से तमाम अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप रैली को भी संबोधित किया गया था। तमाम कार्यक्रम थे। साल 2024 में अमेरिकी सत्ता में दोबारा से लौटने के बाद भी ट्रंप ने भारत के साथ बेहतर संबंधों को बढ़ावा दिया। बिल्कुल निकिता, और दोनों देश व्यापार, रक्षा प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को भी बढ़ा रहे हैं। तो काफी अहम माना जा सकता है निकिता इस दौरे को, क्योंकि इससे पहले जैसा कि आपने बताया कि 2020 में ट्रंप जो है वो भारत दौरे पर थे, जहां उन्होंने नमस्ते इंडिया करके भी एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और उसके बाद निकिता, जिस तरीके से हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले G7 समिट भी हुआ था, वहां पर भी वो प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए नजर आए, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। ऐसे में अब ट्रंप के भारत दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज मानी जा रही है। उनके जो मंत्री हैं रूबियो, उनकी तरफ से ये बड़ा संकेत दिया गया है। और जिस तरीके से अगर वो भारत दौरे पर आते हैं तो ये रणनीतिक रिश्तों में एक खासा मजबूती के तौर पर भी इस दौरे को निकिता देखा जा सकता है। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए ये बेहद ही अहम खबर इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत आना बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, न केवल अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिए बल्कि तमाम जो रणनीतिक और कूटनीतिक जो चर्चाएं हैं उन पर भी काफी अहम यह दौरा जो है वो माना जा सकता है। क्योंकि ट्रंप के भारत के दौरे की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है, तो वहीं ये संभावित दौरा जो है इसको लेकर जो जानकारी की पुष्टि की है वो उनके मंत्री की ओर से की गई, और जिसके बाद से ही अब ये जो संभावित दौरा है उसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बिल्कुल निकिता, इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जो है वो जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर बात की जाए डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की, तो कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा सकता है, क्योंकि भारत की कूटनीतिक रिश्तों से भी ये दौरा जो है वो जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत दौरा है तो महत्वपूर्ण दौरा यह माना इसलिए जा रहा है कि दोनों देशों के जो व्यापार संबंध है वो बेहतर हो सके, इसलिए यह महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि जिस तरह से आए दिन चर्चा हो रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, दोनों देशों के बीच जो दूरियां है वो बढ़ती जा रही थी। ऐसे में अमेरिकी के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस साल के अंत में जरूर भारत जाएंगे और वहां के प्रधानमंत्री से मिलकर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, व्यापार संबंध भी बेहतर, भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो बेहतर है, आगे भी बेहतर हो सकती है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए हम जब अमेरिकी के राष्ट्रपति जब भारत जाएंगे उससे पहले हम खुद भारत जाएंगे, वहां पर तैयारियों का जायजा लेंगे कि आखिर भारत की जो तैयारी हो रही है अमेरिका और भारत का जो संबंध है वो बेहतर कैसे हो सके। तो इसको लेकर वो तैयारी के लिए भारत आने वाले हैं। क्योंकि आज पहले सुबह उन्होंने व्हाइट हाउस में जो एक निजी एजेंसी के माध्यम से उन्होंने बयान दिया है, इस बयान के बाद तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप कब भारत आएंगे, उनका समय क्या होगा, किस महीने आएंगे, और जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी तो कहाँ मुलाकात होगी, विषयों पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच में होगी। क्योंकि पिछले दिनों G7 के जो मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच हुई थी उसमें जो एक तस्वीर आई थी सामने, उस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी आ रही थी, तरह तरह के लोग उस वीडियो को बिल्कुल अरविंद, देखिए इससे पहले जो है 2020 में वे भारत आए थे और अब एक बार फिर से उनका संभावित दौरा माना जा रहा है। वो दौरा भी बेहद अहम रहा था भारत के लिए, उनके हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए, और यह दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है अरविंद? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि क्योंकि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक संबंध हैं वो बेहतर हो सके। कई चीजों को लेकर दोनों देशों के बीच दूरियां रही है, लेकिन उन दूरियों को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर अमेरिकी के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है दोनों ने पहल की और जो खटास कम करने की कोशिश दोनों नेताओं के बीच हुई है। अब ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आएंगे, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी,
तो किन किन विषयों पर लेकर उनकी चर्चा होगी तो वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन व्यापारिक संबंध भारत और अमेरिका के बीच मधुर रह सके, इसकी पहल दोनों नेताओं के बीच जारी है। दोनों नेता एक दूसरे से वार्ता भी करते हैं। कई दफे प्रधानमंत्री मोदी खुद डोनाल्ड ट्रंप को फोन करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप खुद मोदी को फोन करके दोनों नेताओं के बीच हालचाल भी होती है। रिश्ते किस तरह से मजबूत हो इसकी बात होती है। तब ऐसे में जब इस साल के लास्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी, उस मुलाकात पर सबकी नजर प्रज्ञा की है कि आखिर दोनों देशों के बीच जो संबंध बिल्कुल वो किस तरह से बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे में किस किस मुद्दों पर चर्चा होती है, क्योंकि क्वाड बैठकों की भी बातचीत इसमें संभावित मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर प्रज्ञा देखिए संभावित दौरा जो है वो माना जा रहा है और अगले साल के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी में यह जो दौरा है वो हो सकता है और कई महीनों में जो है वो भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल निकिता, ये काफी अहम माना जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा जो है वो भारत के लिए एक पॉजिटिव संदेश जो है लेकर आ सकती है। निकिता, अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के 2 साल पूरे होते ही सियासत में नया घमासान छिड़ गया है। बिल्कुल, और जहां कांग्रेस ने राहुल गांधी के कार्यकाल को मुद्दों की लड़ाई बताया तो वहीं वीडियो जारी कर मणिपुर में हिंसा, नीट, तो वहीं अग्निवीर योजना के साथ साथ कथित वोट चोरी जैसे मुद्दों को उठाने का भी दावा किया है। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रज्ञा, बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी के बयानों और विदेशी यात्राओं को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वार और पलटवार का सिलसिला लगातार तेज हो गया है। बिल्कुल निकिता, एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को जनता की आवाज उठाने वाला नेता बता रही है, तो वहीं बीजेपी उनके रुख और रणनीति पर भी निशाना साध रही है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उनके संसदीय कार्यकाल के प्रमुख मुद्दों और गतिविधियों को दिखाया गया है। वीडियो में बीते 2 वर्षों के दौरान संसद में दिए गए उनके भाषणों के अंश शामिल हैं। इसमें मणिपुर हिंसा, अग्निवीर योजना, पेपर लीक, नीट से जुड़े छात्रों के मुद्दे और कथित वोट चोरी जैसे विषयों पर उनकी ओर से उठाई गई बातों को दिखाया गया है। वीडियो में अलग अलग वर्गों के लोगों, छात्रों, किसानों और श्रमिकों से उनकी मुलाकातें भी शामिल हैं। पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आज 2 साल पूरे हुए। इन 2 सालों का हर दिन एक ही काम रहा, हर भारतीय की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना। नीट के छात्रों की लड़ाई हो, वोट चोरी का पर्दाफाश हो या संविधान की रक्षा, हर मोर्चे पर आपके साथ खड़ा रहा। आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। सड़क से संसद तक आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सफर लंबा है पर संकल्प वही, आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय संविधान। राहुल गांधी के इस पोस्ट और वीडियो के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के बयानों को लोगों को भड़काने वाला बताया। वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश को बदनाम करते हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लिया जाता। राहुल गांधी जी बार बार ऐसे बयान देते हैं कि लोग भड़क जाएं। कभी वो जैन जी को भड़काना चाहते हैं, कभी विद्यार्थियों को भड़काना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा छात्रों के बारे में। राहुल गांधी जी को अब पता नहीं कहाँ से आकाशवाणी आती है। देखिए, राहुल गांधी जी की कोई ये विदेश यात्रा पहली बार नहीं है। वो कब आते हैं, कब जाते हैं और साइलेंट उनकी यात्राएं क्यों होती हैं। और मैं कहूँगा केवल जाते ही नहीं है, आवश्यकता पड़ती है तो कई बार देखा है हमने कि विदेशी धरती पर जाकर के हमारे देश को ही गाली देने का काम करते हैं, मोदी को गाली देने का काम करते हैं। तो इसलिए अभी तक राहुल गांधी जी में नेता अपोजिशन लीडर भले हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिंसियरिटी उनके लिए किसी तरह से। और राहुल गांधी जैसे लोग जब तक नेता बने रहेंगे तो कांग्रेस का जो बंटाढार हो रहा है और लगातार होता रहेगा। अब देखिए, राहुल गांधी के विषय में क्या कहें अब,
उनकी बातों में कोई वजन नहीं है, कब क्या बोलते हैं क्या करते हैं, लोग तो क्या क्या नहीं बोलते हैं उनके विषय में, तो वो सब। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। एक ओर राहुल गांधी अपने संसदीय कार्यकाल को जनता से जुड़ा और मुद्दा आधारित बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उनके बयानों और विदेश यात्राओं को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। राहुल गांधी का ये वीडियो केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं रहा, बल्कि इसने एक बार फिर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी को तेज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केतन अग्रवाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा सामने आया है, जहां पुलिस जांच के बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया और जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें सिया गोयल और चेतन चौधरी कथित तौर पर हत्या की साजिश को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन विशाल अग्रवाल की हत्या ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। 26 साल के केतन की हत्या के मामले में उसकी होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच एजेंसियां अब लगातार इस पर काम कर रही है। निकिता, इस पर देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले में नया मोड़ आ गया है। इस सीसीटीवी को देखिए, ये सिया और चेतन हैं, जो केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश कर रहे हैं। दरअसल पुणे के रियल एस्टेट बिजनेसमैन केतन विशाल अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। 26 साल के इस युवा बिजनेसमैन की हत्या उसी की होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी दोनों पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन आए दिन कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। मामले में सुनिए एसपी संदीप सिंह गिल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, पुलिस के सामने जब कबूली दी जाती है तो एडमिसिबल नहीं रहती माननीय कोर्टा समोर, तो उसके लिए हमें अपने पुरावे सिद्ध करने पड़ते हैं। पुरावे कलेक्ट करके उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे देना पड़ता है। उस पर हमारी टीम अभी काम कर रही है। लेकिन यस, जो इंफॉर्मेशन हमें उस केस में आरोपी से प्राप्त हुई है या हो रही है, उनके रिश्तेदारों से हो रही है, या उसके बिना जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ऐसे ही हमने इस केस के बारे में बात किया कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें प्राप्त हुआ है वो इस केस में स्ट्रांग है, और उसी के आधार पे हम ये जो केस है आगे इसका फॉलो अप। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले आरोपी सिया गोयल ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी से एक कैफे में मुलाकात की थी। इस कैफे में दोनों ने मर्डर की प्लानिंग बनाई थी। कैफे में दोनों की मुलाकात का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सिया और चेतन हाथ पकड़कर बात करते दिख रहे हैं। पुणे पुलिस ने भी आरोप लगाया है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने एक कैफे में बैठकर केतन की हत्या की साजिश रची थी और कई असफल प्रयासों के बाद दोनों ने लोहागढ़ किले में ट्रैकिंग के दौरान कथित तौर पर इस वारदात को अंजाम दिया। तो प्रज्ञा, कुल मिलाकर जो है केतन अग्रवाल का हत्याकांड इस समय सुर्खियों में बना हुआ है और इसी पर सांसद कंगना रनौत ने भी अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी को साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चों के कामों के लिए माता पिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बिल्कुल निकिता, उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोगों का आसपास का माहौल किसी इंसान की सोच और व्यवहार को काफी प्रभावित करता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने अब आने लगी हैं और देखिए बेहद ही स्तब्ध करने वाला मामला तो ये प्रज्ञा है ही। बिल्कुल निकिता, अब बात कर लेते हैं गाजियाबाद से भी जुड़ी एक खबर सामने आई है, जिसमें एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिस व्यक्ति को परिवार और पुलिस मृत मान चुके थे, वो 39 दिन बाद अचानक जिंदा घर लौट आया। बिल्कुल प्रज्ञा, ये जो मामला है बेहद ही जो है चौंकाने वाला है, क्योंकि यहाँ वैशाली के निवासी गिरधर सिंह बीस्ट 21 मई को जेल से रिहा होने के बाद लापता हो गए थे और जहाँ 13 जून को मसूरी क्षेत्र में मिले एक लावारिश शव की पहचान परिजनों ने गिरधर के रूप में कर ली और जहां अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं भी संपन्न हुई, तो वहीं हत्या का मुकदमा तक भी दर्ज हो गया था। लेकिन पूरा मामला तब पलट गया जब गिरधर अचानक से घर लौट आया।
बिल्कुल निकिता, बेहद चौंकाने वाला ये मामला है। उन्होंने बताया कि वो नाराज होकर पंजाब में एक सत्संग में चले गए थे, यानी जो व्यक्ति जिंदा पाया गया उसने साफ तौर पर ये बताया कि वो नाराज था और इसकी वजह से वो एक सत्संग में चला गया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है निकिता कि जिस शव का अंतिम संस्कार किया गया वो किसका था? पहचान की प्रक्रिया में कैसे चूक हुई? बिल्कुल, और जहां पर देखिए बिना वैज्ञानिक जो पुष्टि है उसके ही शव की पहचान हो जाती है, मान लिया जाता है और अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले की जांच और पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल जो है वो ये गाजियाबाद का मामला करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल निकिता, काफी वाकई ये चौंकाने वाला मामला है, क्योंकि जिसके शव को जलाया गया आखिर वो कौन सा व्यक्ति था, और ये प्रशासन पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। मेरे पंजाब में रहा हूँ मैं वही ध्यान कर रहा था, सत्संग में था वहाँ पर मैं, मुझे यहाँ कुछ नहीं पता। मैटर लोगों से मतलब पैसे मैंने उधार मांगे, पैसे मत करिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। पंजाब में है जांच नहीं, मैंने बात भी किसी नाराज होकर गया था। कोई अंडे वाली है, उनसे लड़ाई हुई है, वो बचाने के लिए हमारे दुकान पर आई। हमारे हस्बैंड, जेठ और मेरे देवर, उन लोगों ने मिलकर सबको बचा दिया उस लेडीज को। अब वो मार रहा था, उनको पकड़ के मारने गया था दौड़ के, अब वो बचा दिए। उसके बदला लेने के लिए वो रोज दुकान पे जा रहा था। एक दिन उसको मौका पाते हथौड़ा मार दिया सर पे, और हथौड़ा मार दिया। पुलिस कंप्लेन हुई, पुलिस आई तो लेके गई उसको जेल। हाँ, गिरधर को जेल लेके गई। अब वहाँ से उसके साथ क्या हुआ है, कैसे वो कहाँ गया है, हमें कुछ नहीं मालूम है। पर आज सुबह वो यहाँ पर जिंदा वापिस है, जिसका उन लोगों ने दाह संस्कार भी कर दिया है। आरोपी लगाया गया कि इन तीनों भाइयों ने मिलकर उसको मार डाला है। जब से ये पता चला है कि आज वो जिंदा होके आ गया है, घर वापस आ गया है। जिसकी लाश मिली थी वो कौन था, कैसा था, इन लोगों ने बिना इंक्वायरी करे हमारे पति को कस्टडी में ले लिए। कहने मतलब ये है कि वो आज आ गया जिंदा तो निर्दोष साबित हो गए। अगर नहीं आया होता जिंदा तो क्या होता, सवाल है ना ये, तो क्या होता। तो इसके बाद हम तो नहीं जान सकते हैं, परंतु इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारे साथ हमारी इस आज की खास पेशकश में इतना ही, जिसपे हमने तमाम खबरों से आपको अवगत कराया। बिल्कुल, खबर देश प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।